ये वीडियो की शुरुआत करते हैं और अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो सभी रासायनिक यौगिकों यानी कि जो भी केमिकल कंपाउंड्स हैं, उनके गुणों के आधार पर इन्हें 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो अम्ल, क्षार और लवण। तो आज की इस वीडियो में हम अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लवण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अम्ल यानी कि एसिड होते क्या हैं। तो एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है खट्टा। तो इसीलिए जो भी अम्ल होते हैं ना, ये स्वाद में कैसे प्रतीत होते हैं? तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। और अम्ल वह रासायनिक यौगिक अथवा पदार्थ है जो कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान प्रोटॉन अथवा हाइड्रोजन आयन का त्याग करता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो जो अम्ल होते हैं ना, ये जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन देते हैं, जिसे हम H+ कहते हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रिया के दौरान प्रोटॉन अथवा हाइड्रोजन आयन का त्याग करते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इसके बाद है कि क्षार क्या होता है। तो क्षार वे रासायनिक पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करते हैं। तो यही दोनों बेसिक डिफरेंस है इसमें। जो अम्ल है ये हाइड्रोजन आयन का त्याग करते हैं और जो क्षार है ये हाइड्रोक्सिल आयन का त्याग करते हैं। हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ और हाइड्रोक्सिल आयन OH-। ये याद रखिएगा, जो अम्ल है ये हाइड्रोजन आयन का त्याग करते हैं और क्षार हाइड्रोक्सिल आयन का त्याग करते हैं। और क्षारकों में प्रोटीन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। और ये स्वाद में कैसे होते हैं? तो ये स्वाद में कड़वे होते हैं और इन्हें स्पर्श करने पर यह साबुन के समान चिकने एवं फिसलन युक्त प्रतीत होते हैं। तो जो क्षार होते हैं ना, ये साबुन के समान चिकने होते हैं। तो आगे हम लिटमस पेपर टेस्ट देख लेते हैं। तो आपको ये तो पता ही होगा कि लिटमस पेपर में अम्ल और क्षार कैसे पता लगाते हैं, पर आजकल एग्जामिनर लिटमस पेपर नहीं पूछता, वो मिथाइल ऑरेंज और फेनैप्थलीन के द्वारा कैसे अम्ल और क्षार का पता लगाया जाता है ये पूछ लेता है। तो हम तीनों को एक साथ देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि लिटमस पेपर की सहायता से कैसे पता लगाया जाता है कि जो विलयन है वो अम्ल है या क्षार है। तो लिटमस पेपर की सहायता, तो अगर जो विलयन है उसको लिटमस पेपर में डालने पर अगर लिटमस पेपर नीले से लाल रंग में बदल जाएगा तो अम्ल होगा। याद रखिएगा, अम्ल के केस में जो लिटमस पेपर है ये नीले से लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगा और क्षार के केस में जो लिटमस पेपर है ये लाल से नीले रंग में परिवर्तित हो जाएगा। तो अम्ल के केस में नीले से लाल रंग में और क्षार के केस में लाल से नीले रंग में लिटमस पेपर बदल जाएगा। अब हम देखते हैं कि मिथाइल ऑरेंज की सहायता से कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी विलयन अम्ल है या क्षार है। तो मिथाइल ऑरेंज पर अगर हम जो विलयन है वो डालेंगे, अगर मिथाइल ऑरेंज का रंग लाल हो जाएगा तो ये जो विलयन होगा ये अम्ल होगा। लेकिन अगर मिथाइल ऑरेंज का रंग पीला हो जाएगा तो समझ लीजिए जो विलयन हमने डाला है वो क्षार है। तो अम्ल के केस में मिथाइल ऑरेंज लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगा और क्षार के केस में मिथाइल ऑरेंज पीले रंग में परिवर्तित हो जाएगा। अब तीसरा इंडिकेटर देख लेते हैं, फेनोल्फथलीन। तो फेनोल्फथलीन में अगर हम अम्ल डालेंगे तो इसका कोई कलर नहीं आएगा, यानी कि ये रंगहीन हो जाएगा, कलरलेस रहेगा। लेकिन अगर हम क्षार के केस में देखें तो फेनोल्फथलीन गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अम्ल के केस में रंगीन और क्षार के केस में गुलाबी। तो जो ये स्लाइड है ना, यहाँ से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर बनेगा, तो इसे याद कर लीजिएगा। तो आगे अब हम अम्ल और क्षार के रिगार्डिंग जो थ्योरी है वो पढ़ लेते हैं। तो अम्ल एवं क्षारों को परिभाषित करने के लिए अनेक वैज्ञानिकों के द्वारा कुछ कंसेप्ट यानी कि थ्योरी दी गई हैं, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके रिगार्डिंग अर्हेनियस ने थ्योरी दी थी। तो अर्हेनियस स्वीडिश वैज्ञानिक थे।
इनका पूरा नाम क्या था? स्वांटे ऑगस्ट अरहेनियस। तो इनके अनुसार वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि करते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। सीधी सी बात है, इनका कहना था कि जो पदार्थ जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है वो अम्ल होते हैं, और वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल या जिसे हम हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं वो मुक्त करते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। तो इन्होंने सिंपल परिभाषा दी थी। इनका कहना था कि जब भी कोई पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करे तो क्या होगा? वो अम्ल होगा, और जब भी कोई पदार्थ जल से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करे तो वो क्या कहलाएगा? तो उसे हम क्षार कहेंगे। तो अरहेनियस के बाद दूसरी थ्योरी कौन सी आई? तो ब्रोंस्टर-लोरी का अम्ल एवं क्षारक सिद्धांत। तो अम्ल क्षारकों को परिभाषित करने की दिशा में यह सिद्धांत 1923 ईस्वी में दिया गया था, और किसके? वैज्ञानिक गिलबर्ट न्यूटन लुईस के अनुसार वह रासायनिक पदार्थ जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता रखता है वो अम्ल कहलाता है, और इसके विपरीत वह रासायनिक पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग करने की क्षमता रखता है वो क्षार कहलाता है। तो देखिए, सबसे पहले अरहेनियस ने क्या कहा कि जब भी कोई पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन मुक्त करेगा तो वो अम्ल कहलाएगा, और जब भी कोई पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करेगा तो क्षार कहलाएगा। उसके बाद ब्रोंस्टर-लोरी आए। इनका कहना था वो तो ठीक है, लेकिन इसी के साथ जब भी कोई पदार्थ प्रोटॉन देने की क्षमता रखेगा तो वो अम्ल होगा, और अगर वो प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखेगा तो क्षार होगा। तो प्रोटॉन के बारे में इन्होंने बता दिया। तो इसके बाद लुईस आए। इनका कहना था कि ये दोनों तो ठीक है, लेकिन इसके साथ ही जब भी कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता रखेगा तो वो अम्ल होगा, और जब भी कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग करने की क्षमता रखेगा तो वो क्षार कहलाएगा। तो इसके बाद आगे हम अम्लों के प्रकार देख लेते हैं, एसिड के टाइप देख लेते हैं। तो अम्लों को 4 आधार पर बांटा गया है। कौन कौन से आधार हैं? तो पहला है स्रोत के आधार पर, यानी कि इनके सोर्स के आधार पर। तो स्रोत के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पहला प्रकार है कार्बनिक अम्ल और दूसरा प्रकार है अकार्बनिक अम्ल। इनके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले इस डायग्राम की सहायता से हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो सोर्स के आधार पर जो अम्ल हैं इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल। और इसके बाद दूसरा आधार है ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पर। तो ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पर भी इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। एक है ऑक्सी अम्ल और दूसरा है हाइड्रा अम्ल। इसके बाद तीसरा आधार है हाइड्रोजन आयन त्याग करने की क्षमता के आधार पर। तो हाइड्रोजन आयन त्याग करने की क्षमता के आधार पर भी अम्लों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है प्रबल अम्ल और दूसरा है दुर्बल अम्ल। इसके बाद है जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा के आधार पर। तो जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा के आधार पर सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। तो एक एक करके इन सभी प्रकारों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला कौन सा आधार था? तो स्रोत के आधार पर, यानी कि सोर्स के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल। तो सबसे पहले हम कार्बनिक अम्ल के बारे में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक एसिड के बारे में पढ़ते हैं। तो ऐसे अम्ल जो विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों जैसे कि पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं वो कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। तो जो भी एसिड नेचुरल सोर्स से यानी कि प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त होता है वो कार्बनिक अम्ल कहलाता है। तो हम स्रोत के आधार पर पढ़ रहे हैं, तो इनका स्रोत क्या होगा? एनिमल और प्लांट। तो ये कार्बनिक अम्ल कहलाएंगे। तो सभी कार्बनिक अम्लों में कार्बन अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है। तो जो भी कार्बनिक अम्ल होंगे ना उनमें कार्बन जरूर पाया जाएगा। और विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां, दूध, दही एवं जीव कार्बनिक अम्लों का स्रोत हैं।
तो इनके उदाहरण कौन कौन से हैं, आगे हम इनके केमिकल फॉर्मूला भी देख लेंगे। तो कौन कौन से इनके उदाहरण हैं, जैसे सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ये सभी इनके प्रमुख उदाहरण हैं। तो जो कार्बनिक अम्ल हैं और इनके स्रोत देख लेते हैं। तो कार्बनिक अम्ल के बारे में कैसे पता चलेगा, तो जो भी कार्बनिक अम्ल होगा ना, उसमें आपको कार्बन देखने को मिलेगा। जैसे जो सिट्रिक अम्ल है, इसका जो फॉर्मूला है आप देखेंगे कि इसमें कार्बन है ना C6, तो इसमें कार्बन है। एसिटिक अम्ल के फॉर्मूले में भी आप देखेंगे तो इसमें भी कार्बन है। इसी प्रकार ये जितने भी एसिड हैं आप देखेंगे कि सब में कार्बन पाया जाता है। तो इन्हें पहचानना बहुत ही आसान है। जिसमें कार्बन हो वो कार्बनिक अम्ल है। तो सबसे पहले है सिट्रिक अम्ल। तो सिट्रिक एसिड किसमें देखने को मिलता है, तो इसके स्रोत कौन कौन से हैं, तो जो खट्टे फल होते हैं ना, उनमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। जैसे नींबू, संतरा, टमाटर आदि जो खट्टे फल हैं उनमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद है एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल किसमें देखने को मिलता है, तो सिरका यानी कि विनेगर में एसिटिक अम्ल देखने को मिलता है। इसके बाद है फार्मिक अम्ल। तो ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए इन्हें ध्यान से सुनिएगा। तो जो फार्मिक अम्ल है ये हमें किन से मिलता है, तो ये मधुमक्खियों एवं चींटियों के डंक से तथा नेटल नामक वनस्पति के कांटे में हमें फार्मिक अम्ल देखने को मिलता है। तो ज्यादातर यही पूछा जाता है कि चींटियों से हमें कौन सा अम्ल देखने को मिलता है, तो फार्मिक अम्ल। इसके बाद है लैक्टिक अम्ल। तो जो दूध से बनी हुई चीजें होती है ना, उनमें लैक्टिक अम्ल देखने को मिलता है। जैसे दूध, दही, इसमें क्या होता है, तो इसमें लैक्टिक अम्ल होता है। इसके बाद है एस्कोर्बिक अम्ल। तो एस्कोर्बिक अम्ल किसमें होता है, तो आंवले में, पपीता में और ब्रोकली में, इसमें एस्कोर्बिक अम्ल देखने को मिलता है। इसके बाद है टार्टरिक अम्ल। तो टार्टरिक अम्ल कच्चे आम, अंगूर, इमली, केला और अनानास, इसमें देखने को मिलता है। इसके बाद है ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑक्जेलिक अम्ल पालक और टमाटर में देखने को मिलता है। खासकर टमाटर के बारे में पूछा जाता है कि टमाटर में कौन सा अम्ल देखने को मिलता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल देखने को मिलता है। इसके बाद है यूरिक अम्ल। तो यूरिक अम्ल हमारे यूरिन यानी कि हमारे मूत्र में देखने को मिलता है। तो ये सभी कार्बनिक अम्ल और उनके स्रोत हैं और ये इंपॉर्टेंट है। तो कार्बनिक अम्ल के बाद हम अकार्बनिक अम्ल के बारे में पढ़ते हैं। तो कार्बनिक अम्ल में हमने पढ़ा कि जो कार्बनिक अम्ल होते हैं ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, लेकिन जो अकार्बनिक अम्ल होते हैं ये प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते, बल्कि इन्हें अकार्बनिक खनिजों से प्राप्त किया जाता है। और ये खनिज अम्ल वस्तुतः वे यौगिक होते हैं जिनमें हाइड्रोजन तथा अधात्विक तत्व उपस्थित होते हैं। जैसे इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल सर्वप्रमुख खनिज अम्ल हैं और इन्हें बेंच अम्ल भी कहा जाता है। याद रखिएगा, अकार्बनिक अम्लों को ही बेंच अम्ल कहा जाता है। और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल, और ये प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते। तो पहला आधार हमने देख लिया। अब दूसरा आधार है ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पर। तो ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पर भी इन्हें दो भागों में बांटा गया है, ऑक्सी अम्ल और हाइड्रा अम्ल। तो पहले हम ऑक्सी अम्ल के बारे में पढ़ते हैं कि ऑक्सी अम्ल कौन से होते हैं। तो वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन परमाणु से एक ऑक्सीजन परमाणु संयुक्त रहता है तथा कम से कम एक अन्य तत्व भी उपस्थित होता है, वो ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। तो सीधी सी बात है, जैसे कार्बनिक अम्ल में आपको कार्बन देखने को मिलता है, उसी प्रकार ऑक्सी अम्ल में हमें ऑक्सीजन देखने को मिलता है। तो ऑक्सी अम्ल को ऑक्सो अम्ल भी कहा जाता है। और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, तो जैसे फास्फोरिक अम्ल। तो आप देखेंगे
कि फास्फोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है, H3PO4। तो इसमें आप देख रहे हैं ना O4, तो इसमें ऑक्सीजन उपस्थित है। इसके बाद है नाइट्रिक अम्ल HNO3, तो इसमें भी O3 ऑक्सीजन उपस्थित है। तो ये ऑक्सी अम्ल के प्रमुख उदाहरण हैं। तो जो भी अम्ल जिनमें ऑक्सीजन की उपस्थिति हो वो ऑक्सी अम्ल कहलाएंगे। अब हम हाइड्रा अम्ल देख लेते हैं। तो हाइड्रा अम्लों में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती, याद रखिएगा इनमें ऑक्सीजन नहीं पाई जाती। तथा हाइड्रोजन सांद्र हैलोजन समूह के बारे में हमने आवर्त सारणी में पढ़ा था, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन। तो हैलोजन समूह या इसके समान किसी तत्व जैसे साइनोइड के साथ ये संयोजित होता है। तो हाइड्रा अम्ल कौन से होंगे, तो ये भी आसान है, जिनकी शुरुआत हाइड्रो से हो रही हो, जैसे हाइड्रोक्लोरिक तनु अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, हाइड्रोसायनिक अम्ल। तो जो हाइड्रा अम्ल होंगे ना, इनकी शुरुआत ही हाइड्रो से हो रही होगी। तो दो आधार हमने पढ़ लिए। अब हम तीसरा आधार देखते हैं, हाइड्रोजन आयन त्याग करने की क्षमता के आधार पर। तो इसके भी दो प्रकार हैं। पहले हम देखते हैं प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, तो वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और प्रबल अम्लों में प्रोटॉन अर्थात हाइड्रोजन आयन त्याग करने की उच्च क्षमता होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि प्रबल अम्ल कौन से होते हैं जिनमें हाइड्रोजन आयन त्याग करने की उच्च क्षमता होती है। तो इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, तो इसके उदाहरण वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसे याद कैसे रखेंगे। पहले इसके उदाहरण देख लेते हैं, और ये उदाहरण कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो प्रबल अम्ल के कौन कौन से उदाहरण हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, ये सभी प्रबल अम्लों के उदाहरण हैं। कौन कौन से, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, ये प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। इसके बाद देखते हैं दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड। तो वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित न होकर आंशिक रूप से आयनित होते हैं वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। और दुर्बल अम्ल अपने हाइड्रोजन आयनों का पूर्णतः त्याग नहीं करते। हमने पढ़ा कि जो प्रबल अम्ल होते हैं उनमें हाइड्रोजन आयन त्याग करने की जो क्षमता होती है वो ज्यादा होती है, लेकिन दुर्बल अम्ल हाइड्रोजन आयनों को पूर्णतः त्याग नहीं करते। और इनके उदाहरण कौन कौन से हैं, तो एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सभी दुर्बल अम्लों के उदाहरण हैं। कौन कौन से, एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल और हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आपसे परीक्षा में ये पूछा जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल है। तो कैसे हम प्रबल अम्ल के बारे में पता लगाएंगे, तो देखिए वैसे तो H2SO4, HNO3 ये दोनों ही प्रबल अम्ल हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से भी बताइए कि सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल कौन सा है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे पता लगाते हैं कि सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल कौन सा है। तो इसके लिए 3 कंडीशन आप याद रखिएगा, जिससे आपको आसानी से याद रहेगा कि अगर हाइड्रोजन ज्यादा होगा ना तो अम्ल कमजोर होगा। जैसे H2 है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, और दूसरा क्या है, H सिंगल है। तो इन दोनों में कमजोर कौन सा होगा, तो H2 जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा होगा वो अम्ल कमजोर होगा। यानी कि कंपैरिजन की बात चल रही है। वैसे तो ये दोनों ही हाइड्रोजन प्रबल हैं, लेकिन इन दोनों में से कमजोर कौन सा है, तो जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा होगा। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन ज्यादा देखेंगे, और इसके साथ दूसरी कंडीशन क्या है कि जो कार्बन है ना ये अम्ल को कमजोर करता है और ऑक्सीजन अम्ल को मजबूत बनाता है। तो जैसे CO2, इसमें ऑक्सीजन तो ज्यादा है लेकिन कार्बन आ गया, तो ये जो अम्ल होगा ये कमजोर होगा। उसके बाद है NH3, तो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं। इसके ऊपर देख लेते हैं, तो HNO3
इसमें हाइड्रोजन एक ही है और इसके ऊपर हाइड्रोजन दो हैं। तो सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल कौन सा होगा? तो सबसे पहले हमें हाइड्रोजन ही देखना होता है। तो जो दूसरा ऑप्शन है इसमें एक ही हाइड्रोजन है, तो ये सबसे प्रबल अम्ल होगा। मैंने आपको बताया ना कि अगर हाइड्रोजन ज्यादा होगा तो अम्ल कमजोर होगा, इसीलिए अगर हाइड्रोजन कम होगा तो जो अम्ल है वो सबसे ज्यादा प्रबल होगा। दूसरा उदाहरण देखिए, इन तीनों में बताइए कि सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है। तो पहले में हाइड्रोजन कितना है? एक ही है। दूसरे में आप देखेंगे CH3, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और लास्ट में भी हाइड्रोजन है, और तीसरे में दो हाइड्रोजन है। इन तीनों में देखा जाए तो सबसे कम हाइड्रोजन किसमें है? तो HCl में। तो सबसे प्रबल अम्ल कौन सा होगा इन तीनों में? तो HCl सबसे प्रबल अम्ल होगा। तो ये तीन कंडीशन याद रखिएगा कि हाइड्रोजन ज्यादा तो अम्ल कमजोर, कार्बन अम्ल को कमजोर करता है और ऑक्सीजन अम्ल को मजबूत करता है। तो अब हम जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा के आधार पर अम्ल देख लेते हैं। तो इसमें भी अम्ल के दो प्रकार हैं, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। तो सबसे पहले देखते हैं सांद्र अम्ल यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो वह अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलायक की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होती है, सांद्र अम्ल कहलाता है। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि विलयन क्या होता है, विलायक क्या होता है। तो देखिए, विलेय, विलयक और विलयन ये क्या होता है आप समझ लीजिए। तो इस उदाहरण की सहायता से आपको समझ आ जाएगा। विलेय जिसे सोल्यूट कहते हैं, तो वे पदार्थ जो किसी दूसरे द्रव में घुल जाए उसे विलेय कहा जाता है। जैसे नमक, नमक जो है पानी में घुल जाएगा, इसीलिए से विलेय कहा जाएगा, सोल्यूट कहा जाएगा। और सॉल्वेंट क्या होता है, विलायक क्या होता है? तो जिसमें कोई पदार्थ घुल जाए, विलीन हो जाए, उसे विलायक कहा जाएगा। जैसे पानी, पानी को विलायक कहा जाएगा क्योंकि इसमें नमक को घोल दिया जाता है, तो ये क्या होगा, विलायक होगा। और जो ये घोल होगा ना, यानी कि पानी में जब नमक को घोला जाएगा तो जो घोल बनेगा इसे विलयन कहा जाएगा, सॉल्यूशन कहा जाएगा। तो विलेय क्या होता है? वे पदार्थ जो कि विलायक में घुल जाए। विलायक क्या होता है? जिसमें विलेय विलीन हो जाए, और इन दोनों का मिश्रण कहलाता है विलयन। अब हम पढ़ते हैं सांद्र अम्ल के बारे में। तो सांद्र अम्ल क्या है? वह अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलायक की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होती है, वो सांद्र अम्ल कहलाता है। तो सांद्र और तनु आप ऐसे समझिए, सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। जैसे आपने जलेबी वाली चाशनी देखी होगी ना, कि जब दुकानदार जलेबी बनाता है तो कढ़ाई में उसने एक चाशनी रखी होती है। उसमें क्या होता है कि पानी में चीनी घोली होती है, और जो पदार्थ होता है, विलयन होता है, वो बहुत ही गाढ़ा होता है। तो आप उसको समझ लीजिए सांद्र बहुत ही गाढ़ा है। लेकिन जब आप शरबत पीते हैं तो पानी में चीनी बहुत ही कम मात्रा में घोलते हैं, यानी कि वो इतना गाढ़ा तो नहीं होता, तो वो होगा तनु। तो सांद्र और तनु में फर्क क्या है? तो आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो सांद्र होगा बहुत ही गाढ़ा होगा, और जो तनु होगा वो डाइल्यूट होगा, यानी कि गाढ़ा नहीं होगा। तो तनु अम्ल कौन सा होता है? तो वे अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलायक की तुलना में अपेक्षाकृत कम होती है, वो तनु अम्ल कहलाता है। और सांद्र अम्ल में अम्ल की मात्रा विलायक की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होती है। अब आगे हम अम्लों के रासायनिक गुणधर्म देख लेते हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं और इनका रिजल्ट क्या मिलता है? तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जैसे इस समीकरण से समझिए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अगर हम मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया कराएं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? एसिड है, और मैग्नीशियम क्या है? धातु है। तो जब भी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या होगा? लवण और हाइड्रोजन मिलेगा। तो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम से
क्रिया करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। तो ये समीकरण याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है कि जब भी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या मिलेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस। इसके बाद है धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन के साथ अम्ल की अभिक्रिया। तो अम्ल धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण करते हैं। तो लवण का निर्माण तो होगा ही और यहाँ पर जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण भी हो रहा है। तो जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर धातु कार्बोनेट है, कार्बोनेट मेटल है। तो कार्बोनेट मेटल से हमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन से हमें जल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो अम्ल है धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं ना, तो कार्बोनेट से कार्बन मिल जाएगा और हाइड्रोजन से जल मिल जाएगा। तो ये समीकरण देख लीजिए कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर कार्बोनेट के साथ क्रिया करेगा तो क्या मिलेगा, कॉपर सल्फेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड। कॉपर सल्फेट क्या है, लवण है। तो हमें लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। कब, जब अम्ल धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा। इसके बाद आगे है कि क्या होगा अगर अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करे, यानी कि एसिड का अगर बेस के साथ रिएक्शन करा जाए तो क्या मिलेगा। तो अम्ल एवं क्षार परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं तथा लवण एवं जल का निर्माण करते हैं और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा ना, तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और इसके साथ ये लवण और जल का निर्माण करेंगे। जैसे उदाहरण देख लीजिए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, एसिड है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है। तो अगर हम अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया कराएं तो हमें क्या मिलेगा, जल और लवण। तो लवण कौन सा मिलेगा, पोटेशियम क्लोराइड। इसके यानी कि एसिड के यूज देख लेते हैं। तो सबसे पहले है एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल का उपयोग कहाँ पर होता है, तो सिरके में 3 से 6% एसिटिक अम्ल होता है और यह अचार बनाने, सलाद में एवं खाद्य पदार्थों के प्रिजर्वेशन में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है सिट्रिक अम्ल। तो सिट्रिक अम्ल का उपयोग किसमें होता है, तो यह चमकदार नमक बनाने, धातुओं को साफ करने एवं खाद्य संरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो सिट्रिक अम्ल का उपयोग किसमें होता है, तो चमकदार नमक बनाने और धातुओं को साफ करने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किसमें होता है, तो कार की बैटरियों में बहुत बार पूछा गया है कि कार की बैटरियों में कौन से अम्ल का उपयोग होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कार की बैटरियों में होता है। तो कार की बैटरियों में, पेट्रोलियम शोधन में, डाई में, पेंट आदि के निर्माण में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किसमें होता है, तो उर्वरक यानी कि खाद, एक्वारेजिया एवं विस्फोटकों के निर्माण में तथा रॉकेट ईंधनों में ऑक्सीकारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किसमें होता है, तो उर्वरक में होता है, विस्फोटकों के निर्माण में होता है तथा रॉकेट ईंधन में ऑक्सीडाइजर के रूप में इसका प्रयोग होता है। इसके बाद है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किसमें होता है, तो एक्वारेजिया में, रंजकों यानी कि डाइज में, औषधियों में एवं प्लास्टिक निर्माण में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग होता है। तो औषधियों में एवं प्लास्टिक निर्माण में कौन से एसिड का उपयोग होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग होता है। और जो हमारा स्टमक है ना, तो हमारे स्टमक में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही हमारे पेट में पाया जाता है।
इसके बाद है बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड का उपयोग किसमें होता है? तो पौधों में बोरोन की कमी दूर करने के लिए, चावल गेहूं के संरक्षण में, फाइबर ग्लास के निर्माण में तथा कैरम बोर्ड पर ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो बोरिक एसिड का प्रयोग किसमें होता है? तो पौधों में बोरोन की कमी दूर करने में होता है, चावल तथा गेहूं के संरक्षण में इसका उपयोग होता है, फाइबर ग्लास के निर्माण में होता है और कैरम बोर्ड पर ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में इसका उपयोग होता है। इसके बाद है ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किसमें होता है? तो कपड़ों की रंगाई में, बेकिंग पाउडर में, फोटोग्राफी में, ब्लीचिंग में और जंग के दाग हटाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किसमें होता है? कपड़ों की रंगाई में, बेकिंग पाउडर में, फोटोग्राफी में, ब्लीचिंग में और जंग के दाग हटाने में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है। तो अब हम क्षार